कि हमारे सिलेबस में कंजम्पशन कर्व, सेविंग कर्व स्ट्रेट लाइन ही बनेंगे। लीनियर इक्वेशन वाला ही है हमारे सिलेबस में। स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एमपीसी एमपीएस कांस्टेंट रहेंगे। पर टेबल जो बन सकते हैं, जैसे ये लास्ट हमने बनाया था न्यूमेरिकल, उसमें पेपर में गड़बड़ हो चुकी है बोर्ड में। इस टाइप का ये बोर्ड का ही मिलता जुलता न्यूमेरिकल आया था, जहाँ एमपीसी एमपीएस बदल रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स में वो कर सकते हैं ऐसे, ग्राफ में और इन जनरल जो हमारा सिलेबस है उसमें कांस्टेंट ही हम मानते हैं। लोग कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन कर। अब आगे बढ़ते हैं। एमपीसी एमपीएस ये सब हो गया इसी से रिलेटेड। एक आध छोटा न्यूमेरिकल और बना लेते हैं। मान लो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऐसी गिवन है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। पहला पार्ट। सेकंड, मिक्स कर दिया। जितनी बातें अभी तक करी है, ब्रेक इवन एमपीसी एपीसी सब मिक्स। अगर किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है इसको करने का तो वो बता सकते हो भाई। अगर कुछ लग रहा है किसी को कैसे करें ऐसे क्वेश्चन। पिछली बार इक्वेशन गिवन होती थी, सी इक्वल टू सी बार प्लस डी वाई गिवन होता, या इसमें से क्लैरिटी होती थी। हम थोड़ा गिवन तो अभी भी है, थोड़ा क्लियर नहीं है। तो अगर किसी के दिमाग में नहीं आ रहा तो फिर चलो मैं ही बताता हूँ। अच्छा, सी बार समझ आ रहा है किसी को? बताओ सी बार कितना है इस क्वेश्चन। 200। 200 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन हमेशा सी बार से ही स्टार्ट हो। तो एक हिंट ये हमेशा दिमाग में रखनी। पर बी नहीं है। अब बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक ही बात है, और इसका हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब बताओ कुछ आइडिया आ रहा हो किसी के दिमाग में, कैसे निकालूं मैं बी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, तंग करते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखना सब। एक टेबल बनाओ, इनकम कंजम्पशन सेविंग्स डेल्टा सी डेल्टा वाई। देखो, जीरो इनकम पर कंजम्पशन कितनी है बताओ, किसी को दिख रहा हो तो इस क्वेश्चन में। इनकम होती है हमारी एक्स एक्सिस पर, जीरो इनकम पे कंजम्पशन होती है वाई पर, वो है 200। फिर दोबारा देखो, 400 इनकम पर, 400
कंजम्पशन मुझे दिख रही है यहाँ डॉट से टक्कर लगा के देखो 3.5। अब सेविंग निकाल सकता हूं मैं -200, और उसके बाद तो हो गई +50। कोई बात नहीं, सेविंग की अभी जरूरत वैसे कुछ है नहीं। डेल्टा सी पहला वाला तो ये डैश होता है, दूसरा वाला डेल्टा सी देखो कितना है, 150। डेल्टा वाई देखो 0 से 400। अब एमपीसी निकालो, ये फॉर्मूला है। डेल्टा सी है 150, डेल्टा वाई 400। देखो जरा निकाल के कितना आ गया, 150/400। पॉइंट्स में आ रहा है कुछ 0.375। 0.375। तो इसका मतलब कंजम्पशन की इक्वेशन बन गई C = C बार है 200 प्लस 0.375y। जगह यहाँ टाइट हो रही है, अगले पेज पे मुझे लिखना पड़ेगा। अगले पेज पे लिखता हूँ उसको बड़ा बड़ा। सी की इक्वेशन तो आ गई। अब बताओ एट ब्रेक इवन, किसी को याद है तो बताओ क्या कंडीशन होती है? कंजम्पशन इक्वल टू इनकम वाई, बिल्कुल ठीक आंसर आया। सी = वाई, और मुझे वाई निकालना होता है क्योंकि इनकम के बहुत लेवल होते हैं, पर ब्रेक इवन वाला वाई एक ही होता है। तो वो कौन सा वाई है ढूंढता हूँ। सी की जगह लिखो यहाँ पर वाई कॉमन लेके माइनस कर दो। 1 - 0.375, ये आ गया 0.625y। इसको सॉल्व करके देख लो, 200 डिवाइडेड बाय 0.625, ये आ गया 320। इसे बोलेंगे ब्रेक इवन लेवल ऑफ वाई। वाई मतलब इनकम। एक टेबल में वाई बहुत सारे होते हैं, अगर किसी को याद है पिछला पेज पे तो हमने लिया था वाई 0, 100, 200, 300, 400। वाई बहुत होते हैं, पर ब्रेक इवन वाई सिर्फ एक होगा। ठीक है, तो सारे वाई हमारे लिए बेकार हैं, हमें ब्रेक इवन मांगा है तो वही वाला वाई हमें चाहिए। कई सोचते हैं भाई कौन सा वाई है इसमें से ब्रेक इवन, ऐसे देख के नहीं पता चलता, टेबल में सॉल्व करना पड़ता है। एक पार्ट तो खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड एपीसी इनकम 2000। ये क्वेश्चन है, तो सी की इक्वेशन मेरे पास है सी बार प्लस बी वाई वाली। सी है 200 प्लस 0.375y। अब की बार y जो है वो 2000 की। अब कोई दिमाग चलाएगा, अरे अभी तो ब्रेक इवन y निकाला है मैंने 320। y
320 भी होता है वाई, 400 भी होगा वाई, 600 भी होगा वाई, 50 करोड़ भी होगा वाई, तो कुछ भी हो सकता है। जो क्वेश्चन इस वक्त बोल रहा है वही वाई ले रहा है। क्वेश्चन ने सेकंड पार्ट के अंदर ब्रेक इवन वाई वगैरह की तो कोई बात करी नहीं, तो हम वाई अब 2000 लेंगे। 2000 वाई वाली कंजम्पशन निकाल। 2000 इंटू 0.375, 750, ये आ गया 950। तो कंजम्पशन 950 है व्हेन वाई इज इक्वल टू 2000। इस बात को अलग से भी मैं नोट कर सकता हूँ चाहूँ तो पिछले वाले टेबल में। जब इनकम 2000 है तो वाई 2000 है तो कंजम्पशन 950, 950। तो ये देखो सारे वाई तो चल रहे हैं, ये 0 वाई, 400 वाई, 2000 वाई, बहुत वाई होते हैं। ब्रेक इवन वाला भी लिख सकते हो चाहो तो बीच में, 320 इनकम, 320 कंजम्पशन, ब्रेक इवन वाले वाई बराबर होंगे 320 320, यहाँ बीच में कहीं लिख सकते हो 320 320। ये सब वर्किंग नोट्स हैं, ये कोई इतने मेन नहीं है, वर्किंग नोट। चलो अब मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, जो क्वेश्चन मुझे कह रहा था निकालने के लिए। एपीसी कंजम्पशन अपॉन इनकम, कंजम्पशन है 950, इनकम है 2000, तो सॉल्व कर लेते हैं। 0.47 आ गया। 6 नंबर के ऐसे मिक्स केस 10 ईयर में अगर देखोगे तो दिख जाएंगे दो में, या छोटे आते हैं, कोई एक आध पार्ट आ जाएगा 2-2 नंबर में, फिर छोटे छोटे ही होंगे एक पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन में एक पार्ट और बचा, ये रहा थर्ड पार्ट। एपीएस निकालो, इनकम 3000, करते हैं इसको भी, इनकम 3000 पे एपीएस। कंजम्पशन का फॉर्मूला ले लेता हूँ, पिछले पेज पे लिखा है, ये रहा 200। तो ये कंजम्पशन का फॉर्मूला है, पर अब की बार इनकम बदल चुकी है, कोई बात नहीं। इनकम वाई हो चुका है अब 3000, वाई मैं फिर कह रहा हूँ 3000 हो, 30 करोड़ हो, जो मर्जी हो, वाई चेंजिंग फैक्टर, अकॉर्डिंगली कंजम्पशन भी चेंज होती रहेगी। निकालते हैं, पहले कंजम्पशन निकाल लेते हैं। चलो अब करते हैं हम 3000 इंटू 0.375, 1125, जोड़ के कंजम्पशन आ गई 1325। तो सेविंग निकाल लो, इनकम माइनस कंजम्पशन, $3000 माइनस 1325, ऐसा आ गया 1675। अब एपीएस का फॉर्मूला लगा दो, सेविंग्स अपॉन इनकम। फॉर्मूला याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, जो ऊपर होता है जैसे ऐसा है,
तो ऊपर सेविंग्स रहेगा, नीचे हमेशा ही इनकम होता है। चाहे पिछले वाले फॉर्मूले में देख लो, ये देखो ईपीसी है तो ऊपर कंजम्पशन, नीचे हमेशा इनकम। निकाल लो। 1675 डिवाइड बाय 3000, 0.55। ऐसे क्वेश्चन जो मर्जी बोलता रहे, इसके बाद एपीसी इस पे निकालो, एपीएस उस पे निकालो, वो कुछ भी हो। ये हमारा एक बड़े वाला न्यूमेरिकल ऐसा बनाया जाए तो लोग में आ भी चुके हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एडी के अंदर हमने बोला था 4 कंपोनेंट्स। प्लस गवर्नमेंट खर्चे, ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया नेट एक्सपोर्ट। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे कंजम्पशन सेविंग, वो पहला पार्ट कर, फर्स्ट पार्ट। मेन फर्स्ट पार्ट ही है हमारे सिलेबस में, और थोड़ा सा सेकंड, थर्ड और फोर्थ के तो बस नाम बताऊं। और मेनली जो बोलते हैं, मेनली एक देश में एडी स्टार्टिंग में 12th क्लास के लेवल, वो होता है 1+2, मतलब सी प्लस मेनली। वैसे चारों होते हैं एडी में, पर अभी 12th के सिलेबस में हमें सी और आई पढ़ना है। कंजम्पशन तो सारा पढ़ लिया, ये पीसी, एमपीसी, एमपीएस, ये सब कंजम्पशन टॉपिक, ब्रेक इवन सब हो गया। अब स्टार्ट करेंगे सेकंड कंपोनेंट। हेडिंग दे दो। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? जो हमने पिछले चैप्टर में इनकम वाले, नेशनल इनकम वाले में, जिसको डीडीसीएफ भी हमने देखा था, हैवी खर्चे, मशीनें, बिल्डिंगें, हैवी इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक। तो इसके अंदर दोनों चीजें आ गई, फिजिकल कैपिटल वगैरह भी आ गया, या जो नॉर्मल चेंज इन स्टॉक हमने पढ़ा था वो। हिंदी भी लिख सकते हो, जैसे जीडीसीएफ था पिछले यूनिट, हैवी खर्च। अब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, मशीन, जमीन, सब कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, कोई काम करना है तो। पर कुछ समझदारी से हमें पैसा लगाना चाहिए, वो अब हमें समझना है। जो बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन बातों का ध्यान रखें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ऐसे नहीं किसी ने कहा भाई 10 करोड़ लगा दो, हमने उठा के लगा दिए करोड़ों रुपए। कुछ बातों का ध्यान रखना है।
हिंदी भी लिख सकते हो जो मैंने बोली है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें? तो सबसे पहले रेवेन्यू, मतलब मुझे मिलेगा क्या, मैं पैसा तो लगाऊंगा। एक्सपेक्टेड इनकम, एग्जाम्पल, कोई दोस्त है हमारा, उसने कहा यार मैं ये बिजनेस ऑप्शन तुम्हें दे रहा हूँ, मान लो 3 बिजनेस दिए उसने मुझे। उसने कहा 3 प्रोजेक्ट्स हैं और ये तुझे रिटर्न मिल जाएगा, इतना तेरे को बचेगा, जो रिटर्न है वो इतना। मैंने कहा ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कॉस्ट, मतलब मुझे कितने का खर्चा पड़ेगा फंड्स का इंतजाम करने में। जैसे मान लो मैं लोन पे पैसे लेता हूँ, कॉस्ट इनकम। मान लो मेरे को पैसा लोन पे लेना है और बैंक वाले कह रहे हैं 10% वाला इंटरेस्ट वाला लोन मिल जाएगा। तो अब तीनों प्रोजेक्ट्स को अगर हम देखें तो क्या तुम्हें लग रहा है कहीं से सी प्रोजेक्ट में कोई फायदा होगा मुझे? देखो, सी प्रोजेक्ट कमाना मैंने है 9% और लोन पे पैसा मिलना है 10%। तो सी में तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ए और बी में तो चलो फिर भी कुछ बचेगा। तो अब होगा स्टेप नंबर 3, मतलब कंपैरिजन करो। जहां तुम्हें रेवेन्यू ज्यादा लगे कॉस्ट से, और वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे, वहीं पे ही पैसा फंसाना है अपना, इन्वेस्ट। यहाँ तो साफ दिख रहा है प्रोजेक्ट सी में बर्बाद हो जाएंगे, कमाना कम, खर्चा ज्यादा। तो लिखो स्टेप 3, क्या उम्मीद लग रही है हमें, एक्सपेक्टेशन। अब देखो, एजम्पशन या एक्सपेक्टेशन है ये वर्ड, कंफर्म वर्ड नहीं लिखा मैंने कि कंफर्म है। क्योंकि देखो, बिजनेस में लोन तो मैंने ले लिया, किस्तें देनी, इंटरेस्ट भरना, ये तो कंफर्म है, देना पड़ेगा। पर जो रिटर्न होना है, मेरी सेल्स होनी है, दुकान जो मेरी चलनी है, वो कितनी चलेगी ये नहीं पता। तो यहाँ थोड़ा सा अब हमें उम्मीद लगानी पड़ती है, सर्कमस्टांसेस समझने पड़ते हैं। और अगर हमें लगता है कि जो मुझे फायदा होना है वो लॉन्ग टर्म कई सालों तक ज्यादा है और कॉस्ट कम है, ऐसी कुछ एजम्पशन मुझे लग रही है, तभी मैं अपना पैसा फंसाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा।
एक उम्मीद लगाऊंगा, और अगर मुझे पॉजिटिव लग रही है कि हाँ ऐसा होगा लंबे टाइम तक, तो मैं उस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। जैसे एग्जांपल, ए और बी प्रोजेक्ट में मैंने पैसा लगाया। सी प्रोजेक्ट बेकार है मेरे, वहां मुझे लॉस हो, क्योंकि कमाना कम है और बैंक वालों का ब्याज, किस्तें विस्तें, ये टेंशन ही ज़्यादा है, इतना मुझे मिलना नहीं है। अब आंसर तो खत्म हो गया, पर एक नोट लिखना है। क्या कोई बता सकता है अब क्या करेंगे हम? अगर 5% पे लोन होता तो क्या अभी भी सिर्फ दो प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाता, ए और बी? देखो, अगर ये 10% वाला 5 हो जाता, तो तीनों प्रोजेक्ट फायदेमंद हो जाते, क्योंकि 12, 15, 9 कमा रहा हूँ, और खर्चा है सिर्फ 5%। तो देखने में तीनों प्रोजेक्ट्स ठीक लग रहे हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और इन्वेस्टमेंट, ये नेगेटिव कनेक्ट है आपस में। अगर इंटरेस्ट बैंक वाले घटाते जाएंगे तो हम बिजनेसमैनों को फायदा होगा, हम इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते जाएंगे। या जितने बैंक वाले लोनों का इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, तो फिर हम बिजनेसमैनों को कोई फायदा तो हो नहीं रहा, हम फिर अपनी इन्वेस्टमेंट घटाएंगे। ये हो गया हमारा नेगेटिव कनेक्शन। अभी देखो, थोड़ा इसको मैं रियल लाइफ से जोड़ता हूँ। 2 साल से कोरोना का चक्कर चल रहा है, तो अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में, मेन तो देखो अमेरिका से ही सारी दुनिया कनेक्ट है, क्योंकि हम सबका सामान, टेक्नोलॉजी सब अमेरिका से है। तो अमेरिका में फेड जो है वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वहाँ फेड है बैंक, उनका सेंट्रल बैंक है। उसने कहा कि भाई अब तो बिजनेस बर्बाद हो रहे हैं। उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कम करवा दी बिजनेसमैनों को, फिर ताकि थोड़ी सपोर्ट हो जाए। तो 2 साल से फेड ने बहुत कम इंटरेस्ट रेट करवा रखे हैं वहां पर, और उसी को ही फिर सारी दुनिया भी कॉपी करती है, फेड को ही। यूरोप वालों ने, इंडिया वालों ने, सबने अपने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए ताकि बिजनेस थोड़े चलते रहे। अब 2 साल हो गए, अब फेड को लगा कि भाई ठीक हो गया, चलो ये तो अब देश सारे संभल ही गए हैं, कोरोना भी लगभग ठीक ही है, पार्ट ऑफ लाइफ ही बन गया ये तो मैं कब तक इंटरेस्ट रेटों को बहुत लो रखूं। उसने अब अनाउंस कर दिया, मैं धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाऊंगा। तो जैसे जैसे ये खबरें फैल रही हैं और वो धीरे धीरे बढ़ाएगा, बिजनेसमैनों को दुनिया भर की टेंशनें हो रही हैं। अब अगर तुम देखो तो दुनिया भर में ये फेड की जब से खबर आई है पिछले 1 महीने से, 15-20 दिन से,
कि अब हम प्लान अपना बढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। सारे बिजनेसमैनों को टेंशन हो रही है और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स धीरे धीरे डाउन हो रही है, क्योंकि उनको सबको डर लग रहा है कि भाई, जबकि डरने वाली बात थी नहीं, पहले जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल थे वही अब हैं, वही करने का प्लान है। पर पहले बीच में कम हो गए थे बहुत इंटरेस्ट बिजनेसमैनों को सपोर्ट करने के लिए, तो बिजनेसमैनों को मजे आ रहे थे, स्टॉक मार्केट बढ़िया चल रहा था सब। अब फेड ने बोल दिया, यूरोप वालों के बैंकों ने बोल दिया, अब हमारा आरबीआई भी देखो मंडे को बजट आने वाला, ट्यूसडे को, तो क्या खबर आती है उसी से। तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना है, न्यूज़ वगैरह भी उस दिन देखनी है, क्या कैसे देश दुनिया रिएक्ट करती है, बिजनेसमैन रिएक्ट करेंगे उस दिन, बजट से कैसे कनेक्शन होता है तुम्हें समझ आएगा। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये बड़ा मायने रखेगा कि क्या चाहता है हमारे देश का भी आरबीआई। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने हैं वापस, क्योंकि कम कर रखे थे, तो उससे बिजनेसमैनों को फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। या हो सकता है सरकार ट्यूसडे को कुछ बिजनेसमैनों के लिए इंटरेस्ट के सिवाय कोई और अच्छी खबर सुना दे, तो बिजनेसमैनों को बहुत बेनिफिट होगा, देश अब चला जाता है। तो ये रियल लाइफ बातें हैं, ये जितनी हम पढ़ रहे हैं, ये कोई खाली किताबों तक रखने वाली बातें नहीं है। थोड़ा दिमाग चलाओ, न्यूज़ वगैरह इकोनॉमिक देखो, तो मज़ा भी आता है इस सब्जेक्ट में। तो अभी हमें एक बात समझ आ गई, और थोड़ा मैंने पहले भी बोला था, दुनिया भर में क्या चल रहा है ये हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक नज़र से। तो दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स अभी जो गिर रही हैं, उनका एक कारण यही है, उनके सेंट्रल बैंक्स कह रहे हैं भाई अब तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल पे लाने पड़ेंगे, बहुत कम करें, क्योंकि बैंकों को वहाँ सबको फिर लॉस हो। चलो, ये हो गई थोड़ी कोरोना से रिलेटेड बातें, क्योंकि सैंपल पेपर में भी चाइना पाकिस्तान वाली का कहानी है, और कोई ना कोई, मैंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानियां सुनाई है, कोरोना वाली बातें बताता रहता हूँ साथ साथ तुम्हें। तो कुछ भी ऐसा आ सकता है, और इकोनॉमिक्स का मजा ही तब आता है जब लाइफ से जुड़ती रहे। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको डायग्राम से अगर दिखाने को कहते, वैसे ही एक्स्ट्रा में है, पुराने सिलेबस में था, और कई स्कूल वाले कहते हैं अभी कर लो सेफ्टी में, तो हम भी करवा देते हैं। फिर जितना इंटरेस्ट रेट डाउन आएगा, उतना बिजनेसमैन को खुशी होगी और वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। जैसे मान लो पहले था इंटरेस्ट रेट, हमने क्वेश्चन में लिया हुआ है 10%, और फिर हमने उसको घटा के 5 कर दिया था, तो मान लो 10%। हमने 3 प्रोजेक्ट्स में, 2 प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया था ई एम, और जैसे ही इंटरेस्ट हो गया 5%, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी 3 प्रोजेक्ट। तो ये नेगेटिव रिलेशन है। चलो, सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। ये देखो, मैंने अभी बताया ना, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड भी खत्म। अब चलो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, देखो तीसरा और चौथा तो ना के बराबर ही करने हैं, बस उनके मीनिंग लिखने हैं। थर्ड कंपोनेंट, गवर्नमेंट के खर्च। अब जो बजट आएगा परसों ट्यूसडे को, वो यही है जो हमने पढ़ा भी है, कि सरकार बजट बनाती है, कितने एक्सपेंडिचर होंगे, कितने रिसीप्ट्स होगी, क्या होगा, ये सब अब हमें ट्यूसडे को पता चलेगा। आने वाले 1 साल में सरकार हमारी क्या कर रही है, कितना फिस्कल डेफिसिट होगा, वो जितनी बातें पड़ी हैं सब दिखेंगी न्यूज़ में। और न्यूज़ वाले अच्छे से एनालिसिस भी करते हैं, वो भी सुन सकते हो, समझ सकते हैं। 11 बजे से 1 बजे तक चलता है बजट की स्पीच। सब तुम्हें जो बजट चैप्टर में पढ़ा है सब सुनाई देगा। फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी रेवेन्यू, कैपिटल, टैक्सेस,
डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब हिसाब किताब खुलेगा देश का। यही हम लिख भी रहे हैं कि टोटल क्या सरकार प्लान बना रही है अपने खर्च, टोटल प्लान एक्सपेंडिचर है। या इसको हम एक और वर्ड भी बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। इसकी डिटेल बाद में आएगी, फिस्कल पॉलिसी की तब करवाऊंगा, अभी बस खत्म। ये सब छोटे छोटे हैं। फोर्थ, नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। बस डेफिनेशन ही है। फॉरनर्स हमारा माल खरीदे, एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट, हमने फॉरेन का माल खरीदा, इम्पोर्ट। और दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो नेट एक्सपोर्ट। अभी डिटेल विटेल इनकी नहीं है 12th में, इसलिए अभी इनको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेनली एडी हमने सिर्फ पहले दो ही पढ़ने हैं, जो मैंने पहले ही बोला था, ये रहा सी और आई, बस। तो थर्ड कंपोनेंट भी हमारा खत्म हो गया, फोर्थ भी, सिर्फ मीनिंग ही लिखा है हमने, कुछ नहीं कहा। एडी के चारों कंपोनेंट्स पढ़ लिए, पर डिटेल सिर्फ हमने सी और आई की ही अब हम आगे यूज करें। अब अगला टॉपिक आता है एग्रीगेट सप्लाई। अब इतना बड़ा बड़ा क्या लिखना बार बार, इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं एडी। जैसे एग्रीगेट डिमांड का एडी, एग्रीगेट सप्लाई को बना लेते हैं एस। तो एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, और सप्लाई मतलब जो प्रोड्यूसर अपना माल मार्केट में डाल रहे हैं, तो हिंदी से इंग्लिश बना ली। टोटल सप्लाई जो सारे प्रोड्यूसर्स ने करी, उसकी वैल्यू एग्रीगेट सप्लाई। अपने आप को मानो बिजनेसमैन, हम बिजनेसमैन हैं, माल बनाना है। तो कोई भी बता सकते हो अगर दिमाग चले तो, जो मैं कह रहा हूँ बात अगर ध्यान से सुनो तो बता सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं पूछूंगा। एस, एग्रीगेट सप्लाई, हमें अपनी मर्जी से बढ़ाते रहना चाहिए या जब डिमांड आए तब बढ़ानी चाहिए सप्लाई? जब डिमांड आए। हाँ, ऐसे बेवकूफ़ों की तरह नहीं, भाई मजा आ रहा है हमें मन कर रहा है माल बनाने का, हम माल बना रहे हैं, बिक रहा है नहीं, ऐसे नहीं। समझदारी से चलना है हमें।
डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करते हैं। तो लिखो AS डिपेंड्स अपॉन, जब डिमांड बढ़ रही है बना देंगे हम भी सप्लाई, और हमें दिख रहा है अभी पब्लिक डिमांड ही नहीं कर रही है, हम बेवकूफों की तरह माल बनाते जा रहे हैं, तो फिर सब हंसेंगे हम पर कि हम लॉस कर रहे हैं। हमें भी फटाफट से सप्लाई कम कर देंगे। बट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ऐसा हो जाता जो मैंने लिखा। अब कुछ अलग बात समझ, अगले पेज पर। थोड़ा पहले रफ कर, मान लो 100 डिमांड आई, मैंने 100 बना दिया। फिर मान लो 200 डिमांड आई, 200 बना दिया। अब मान लो लेबर खत्म हो, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट आ गया मान लो देश में। दो सौ सप्लाई कर दिया, अब बंदे खत्म हो गए और बंदे नहीं मिल रहे। पब्लिक ने डिमांड कर दी 300, तो देखो माल अभी भी 200 ही रहेगा क्योंकि ये फुल पॉइंट है। पर क्योंकि डिमांड ज्यादा आ रही है और माल कम है, तो बिजनेसमैन अब मौके का फायदा उठाएंगे और बताओ क्या कर देंगे, अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस। इंक्रीज। हाँ, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भाई माल तो अब हम 200 से ऊपर बना नहीं पा रहे, पब्लिक मांगे जा रही है, 300 मांग रही है, माल 200 है और बढ़ भी नहीं सकता, फायदा उठाया जाता है। और अभी प्राइस नहीं बढ़ेंगे, देखो ऊपर प्राइस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड 100 से 200 हुई, हमने प्रोडक्शन भी बढ़ा दी 100 से 200, तो कोई टेंशन नहीं हुई, कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ एक्स्ट्रा डिमांड का। पर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर डिमांड बढ़ी तो प्रेशर क्रिएट होता है, बिजनेसमैन समझ जाते हैं अब फायदा है, मौके का फायदा उठाओ, रेट बढ़ाओ। इस सारी बात को तो रफ स्टाइल में मैंने समझाई है, लिखना कैसे है मुझे। फुल के बाद वैसे हमारे इंडिया जैसे में तो फुल पॉइंट नहीं आता, पर कई डेवलप देशों में फुल पॉइंट आ जाता है, मतलब बंदे ही खत्म हो गए, ये है ही नहीं काम करने, सब फुली एम्प्लॉयड। तो ये हम वहाँ की सिचुएशन समझ रहे हैं। अब एएस नहीं बढ़ पा रहा, माल की सप्लाई नहीं बढ़ पा रही, तो नाउ प्राइजेस विल इन। पहले नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि पहले तो माल की सप्लाई बढ़ सकती है,
जब उन्हें कंफर्म हो जाएगा अब माल कहीं से नहीं आ सकता, अब रेट बढ़ाएं। ये हो गया नोट ऑन एग्रीगेट सप्लाई। मतलब एग्रीगेट सप्लाई का क्या होता है, कैसी कहानी होती है उसकी, ये सब हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। नोट, देखो इकोनॉमिक्स में मैंने पहले भी बोला था, प्रोडक्शन होना वो ही हम इनकम मानते हैं। सिर्फ कैश आ जाए मेरे पास उसको इनकम नहीं मानते। जैसे पिछले चैप्टर में मैंने बोला था, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन वो नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, जबकि कैश नहीं आ रहा मेरे पास पर प्रोडक्शन तो हो रही है, तो प्रोडक्शन को ही इनकम माना जाता है। इसका मतलब आज से जो इनकम लाइन बनाई थी हमने, फोर्टी फाइव, उसी को ही प्रोडक्शन लाइन या एएस लाइन नाम में दे सकते हैं। और नीचे जो अब तक हम बार बार इनकम लिखते थे, आज के बाद से वहां मैं आउटपुट या प्रोडक्शन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन होने की वैल्यू को ही इनकम होने की वैल्यू मान लेते हैं। हम कैश को नहीं देते, हमारा फोकस है देश में प्रोडक्शन हो। तो ये अभी हमें आगे काम आएगी बात। इनकम लाइन, प्रोडक्शन लाइन, एएस लाइन सब एक ही। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो था, स्टडी मटेरियल के अंदर दो पार्ट्स दे रखे हैं क्योंकि मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बनाता हूँ। तो जो पार्ट 1 है एडी का, इंट्रोडक्शन यानी चैप्टर 4, वो तो खत्म हो गया। अब हम करते हैं एडी का पार्ट 2, यानी स्टडी मटेरियल के हिसाब से चैप्टर 5 या एनसीईआरटी के हिसाब से पार्ट 2। दो पार्ट्स में था एडी। बाकी तो देखो किसी बुक ने 3 पार्ट बना दिए अपने आप से, कि कोई कोई 4 भी बना रहे हैं, तो उनका मुझे नहीं पता, हर बुक का अलग है। मैं स्टडी मटेरियल और एनसीईआरटी की, तो अब हम कर रहे हैं एडी का सेकंड पार्ट। पहला था कंपोनेंट्स या इंट्रोडक्शन, अब है डीडी, इसका पहला हो। अभी एग्जांपल समझते हैं। हमने एक नया काम को स्टार्ट, अब देखो कुछ भी करना है मुझे, पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। छोटे से छोटा काम भी कर ले, कोई चाय की दुकान खोल रहा है, कोई पान की दुकान खोल रहा है, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। जैसे हमने बोला था कंजम्पशन में एक होती है मिनिमम कंजम्पशन और एक होती है उसके ऊपर। ऐसी इन्वेस्टमेंट में भी एक मिनिमम अभी पढ़ रहे हैं। ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट मेन सिलेबस नहीं है, नोट में मैं एक्स्ट्रा में बाद में लिखवाऊंगा। अभी हम मान रहे हैं एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने 20 लाख 20,000 कुछ कर ली। अब मेरे साथ लाइफ में क्या हो सकता है,
हो सकता है कुछ नहीं कमाया मैंने, बर्बाद हो गया, या हो सकता है जितना लगाया उतना कमा भी लिया 20, इनकम 20, हो सकता है डबल भी कमा लिया। तो कुछ भी हो सकता है, पर इस डर से मैं इन्वेस्टमेंट ही नहीं करूं, ऐसा तो नहीं होगा। बिजनेस करना है, कुछ काम करना है, कुछ तो लगाना है। तो हमें समझ आया कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 20 करने के बाद हो सकता है दुकान ठीक ठाक चल जाए, 20 कमा लूँ, हो सकता है नहीं चले, 0 हो गया, हो सकता है बहुत ही कस्टमर आ रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहा हूँ मैं, 40 हो गया, डबल हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। अब इस बात को ही लिखना है हमें। कुछ भी हो सकता है। और एक बात मैंने पहली बोल दी है, अभी हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट को स्टडी, स्टार्टिंग एक मिनिमम। अब इसको टेबल में दिखाना है, देखो कैसे। 20 लगाए, हो सकता है 0 कमाए, 20 कमाए, 40 कमाए, कुछ भी हो सकता है। अब ग्राफ से दिखाता हूँ इसको। नीचे हमेशा इनकम पर जो बना रहा हूँ, जीरो पे 20, 20 पे 20, 40 पे 20, कांस्टेंट लाइन बन रही है पैरेलल टू एक्स। अब इसका जो प्रॉपर नाम है, जैसे कंजम्पशन का था ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब मिनिमम कंजम्पशन, ऐसे ही इस इन्वेस्टमेंट का ऑफिशियल नाम पड़ गया ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। हिंदी मैंने पहले भी लिखवा दी, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो करनी है। अब लैंग्वेज क्या होगी? इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इज डन इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। क्योंकि कमाई हो सकता है 0, 20 हो, 40 हो, पर मुझे तो लगाना ही है पैसा। अगर मैं पहली डर के बैठ जाऊं पता नहीं इनकम क्या होगी, लगाऊं ना लगाऊं, फिर तो वो बंदा इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता। और ये पैरेलली बनेगी क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। अब कोई ये मत सोचना कि इसका मतलब अब हम कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे ही नहीं, हम बढ़ाएंगे, पर स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक हम एक फिक्स इन्वेस्टमेंट रख के देखते हैं काम चल कैसा।
फिर बढ़ाएंगे इसके ऊपर। ज्यादा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, पर वो 12th का मेन सिलेबस नहीं है। सेफ्टी करके मैं अभी उस पर एक नोट डाल देता हूँ, पर वो मेन नहीं है। मैं ये बात क्लियर रखना दिमाग में। बाय डिफॉल्ट हमें वो नहीं समझी, सिर्फ जितना मैंने अभी लिखा है उतना ही करो। सेफ्टी करके लिख लो इफ आस्क्ड। तो हम समझाएंगे अबव मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी इस 20 से ऊपर जो बाद में इन्वेस्ट करूंगा, उसका नाम होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जो ज्यादा कमाने के लिए अब हम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, यानी 20 के बाद अगर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अभी मैंने 20,000 करी है या 20 लाख की भी 20 है, अब इसके बाद जो करूंगा वो फिर कहलाएगी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट में दो पार्ट्स होते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी 20 मिनिमम प्लस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। बट 12th के सिलेबस में ऑटोनोमस है और इंड्यूस्ड नॉट इन 12th, मेन सिलेबस नहीं, बट इसकी डिटेल बहुत होती है, वो सब नहीं करा रहा, पर नाम जरूर बताओ सेफ्टी के। ये नाम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए किसे कहते हैं, बाकी मैं इसका आगे कुछ नहीं करूँ। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ तुम्हें, C = C + BY हो। यहाँ पे C बार था ऑटोनोमस कंजम्पशन, और जो BY था इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये कुछ नए नाम आ रहे हैं, जबकि ये भी 12th का पार्ट है ऑटोनोमस, और BY भी 12th का पार्ट है। ये नाम मैंने जरूर अब तुम्हें नया सिखा दिया है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। यहाँ पर दोनों 12th के पार्ट है, C बार और BY। पर इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे ही है, इन्वेस्टमेंट का कोड वर्ड वैसे होना चाहिए था I बार, पर 12th में है ही एक इन्वेस्टमेंट, तो I बोल लो या I बार बोल लो, वो एक ही है सिर्फ 12th के, क्योंकि इंड्यूस की कोई डिटेल ही नहीं है हमारे यहाँ। तो बाय डिफॉल्ट फिर बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इन क्लास 12th मीन्स ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, बट इन कंजम्पशन मीन्स बाय डिफॉल्ट C बार भी और BY दोनों का टोटल, ऑटोनोमस भी और इंड्यूस। जैसे जैसे लिखा है ऐसे ही नोट लिखना, ये 12th का पार्ट, 12th का पार्ट, ये 12th का पार्ट, इंड्यूस सेफ्टी पार्ट। चलो अभी आगे टाइम हो रहा है सबकी क्लासों का, आज हम यहीं तक रखें।